लिखो। ये तो जानते हो ना, प्रकाश से विकिरण निकलती है। तो वो विकिरण क्या है, बहुत ही छोटे छोटे बंडलों के रूप में उत्सर्जित होती है। जैसे पूरा एक समूह बना देते हैं तो एक बंडल बन जाता है ना, वैसे ही छोटे छोटे बंडलों से मिलकर बना होता है, उसे क्वांटा कहते हैं, क्वांटा या फोटोन। समझ गए? विकिरण क्या हुआ है, बहुत ही छोटे छोटे बंडलों से मिलकर बना, वही बंडल क्या कहलाता है, क्वांटा या फोटोन। लिखो। विकिरण की ऊर्जा छोटे छोटे बंडलों के रूप में उत्सर्जित होता है। जिन्हें क्वांटा कहते हैं, जिन्हें क्वांटा कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखना। इन्हें प्रकाश के लिए फोटोन कहा जाता है, फोटोन कहा जाता है। फोटोन ना, विकिरण की ऊर्जा क्या है, बहुत ही छोटे छोटे बंडलों के रूप में होती है, वही बंडल क्या कहलाता है, क्वांटा। अब यदि इन्हें प्रकाश के लिए ले तो प्रकाश के लिए इसे फोटोन कहते हैं। क्लियर हुआ? ऊर्जा, प्रत्येक क्वांटम ऊर्जा विकिरण की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती, ये जानते हो ना, होता है। अनुक्रमानुपाती समझते हो ना? चलो, क्या बोला है, प्रत्येक क्वांटम ऊर्जा विकिरण की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होता है। क्वांटम ऊर्जा मतलब ई, एनर्जी। अब अनुक्रमानुपाती होता है तो अनुक्रमानुपाती आ गया। अब किसके अनुक्रमानुपाती है, आवृत्ति की। आवृत्ति मतलब नू, ठीक, ये नू है। तो E इज इक्वल टू, अब जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, नियतांक लगाते हो तो H, और ये ज्यादातर नियतांक K लगता है, लेकिन यहाँ पर H लगेगा। अब पूरा मान यहाँ पर यदि हम लोग H निकालें तो क्या बनेगा, E अपॉन, ये निकला। जहां पूरा संकेत को दर्शाओगे क्या क्या है, E क्या है, प्रकाश की मतलब ऊर्जा है ना, क्वांटम ऊर्जा, E क्वांटम ऊर्जा। और नू, ये न्यू नहीं है, नू है, म्यू इसे बोलते हैं, ये नू है, NUS ना। ये क्या है, आवृत्ति। अब एक चीज बचा, H क्या है, यहाँ पर नियतांक लगाए हैं, H क्या बनेगा, प्लांक नियतांक। देखो यहाँ पर H को ही बोले हैं प्लांक का क्वांटम सिद्धांत निकालना है, तो H को नियतांक लिए तो H को बोलना है प्लांक नियतांक। अब इसका मान होता है 6.64 इंटू 10 की पावर -0.64 नहीं है, 3 है, और ये 34 जूल सेकेंड। अगला हेडिंग करो, प्रकाश की द्वितीय प्रकृति। चलिए देखो, द्वितीय प्रकृति मतलब जिसकी दो प्रकृति, उसका नेचर दो है, मतलब दो प्रकार से वो व्यवहार करेगा ना। अभी तो नाटक प्रकाश की द्वितीय प्रकृति।
अब जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रकाश दो रूप से व्यवहार करते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन भी प्रकाश की भांति क्या करेगा, दो रूप से व्यवहार करेगा। कुछ स्थितियों में तरंग की भांति तरंग निकलती है और कुछ स्थितियों में कण की भांति, कण और तरंग, कुछ स्थितियों में कण की भांति व्यवहार करता है और कुछ स्थितियों में तरंग की भांति। तो दो प्रकार से व्यवहार किया, एक तरंग और दूसरा कण, तो क्या बना, द्वितीय। क्लियर हुआ? प्रकाश की भांति इलेक्ट्रॉन कुछ परिस्थितियों में, कुछ स्थितियों में तरंग की भांति तथा कुछ स्थितियों में कण की भांति व्यवहार करता है, कण की भांति, कण के रूप में व्यवहार करता है, कण के रूप में व्यवहार करता है। अतः इसे द्वितीय प्रकृति कहते हैं, द्वितीय प्रकृति इज इक्वल टू एच न्यू। अब भी निकाले थे, E इज इक्वल टू एच न्यू। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ये क्या था, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार समीकरण निकाले थे प्रकाश के लिए। अब आइंस्टीन जानते हो, आइंस्टीन वैज्ञानिक, आइंस्टीन के समीकरण से, आइंस्टीन का समीकरण ये होता है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ये हो गया सेकंड। अब देखो दोनों समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड तो इक्वल है क्या, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। समीकरण 1 व 2 से लेफ्ट वाला बराबर है तो राइट को भी बराबर कर दो। एच न्यू इज इक्वल टू mc स्क्वायर हो गया। न्यू इज इक्वल टू होता है c अपॉन लैम्डा, ये मान है, इस मान को याद रखोगे ना, न्यू इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा। यहाँ पर आप मान रख सकते हो h का h, न्यू की जगह c अपॉन लैम्डा और ये mc का स्क्वायर। अब यहाँ से देखो c का स्क्वायर है तो एक स्क्वायर वाला कटा और यहाँ से एक पूरा c कटा, तो h अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू m इंटू c। तो m का मत करो, यहाँ से ना c का मान निकालो, c इज इक्वल टू क्या होगा, h अपॉन में m इंटू लैम्डा आया। अब चूंकि प्रकाश, c का मान निकाले, यहीं से ना लैम्डा इज इक्वल टू निकालो, h अपॉन में क्या हो जाएगा, m इंटू c हुआ। अब c क्या है यहाँ पर, c इज इक्वल टू प्रकाश की चाल। c क्या है, प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल मतलब प्रकाश की वेग ही होगा, तो या तो इसको v भी ले सकते हैं, प्रकाश का वेग v रहता है। अब ये फॉर्मूला जानते हो, p इज इक्वल टू होता है m इंटू b। p मतलब संवेग, m मतलब द्रव्यमान और v वेग, सहती गुणित वेग, संवेग बनता है। लेकिन यहाँ पर अब देखो चाल भी है, लेकिन यहाँ पर चाल क्या है, c बस, c क्या है, प्रकाश की चाल, तो v की जगह आप क्या लोगे, c। ये हो गया, तो p इज इक्वल टू क्या रख सकते हैं आप, m इंटू c, तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mc की जगह p, ये निकाल। क्लियर हुआ? देखो E इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू mc का स्क्वायर हो गया। दोनों को बराबर कर दिए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट को भी बराबर किए, तो h न्यू इज इक्वल टू क्या है, mc का स्क्वायर। न्यू इज इक्वल टू होता है c अपॉन लैम्डा, मान रखे यहाँ पर न्यू की जगह पर c अपॉन लैम्डा। एक c से क्या हुआ, एक c कटा, एक c बचा है यहाँ पर, तो h अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू mc। हमने क्या किया, यहाँ से c का मान निकाला और लैम्डा का मान निकाला, तो लैम्डा इज इक्वल टू निकाले तो क्या बना, h
अपॉन में m नीचे आ जाएगा, तो m इंटू सी। अब c क्या है यहाँ पर? प्रकाश की चाल। और p बराबर जानते हैं संवेग बराबर सांख्यिक गुणित वेग, द्रव्यमान गुणित चाल या वेग, द्रव्यमान गुणित वेग। लेकिन वेग v से रहता है, बट यहाँ पर c प्रकाश की चाल लिए हैं, तो इसीलिए v की जगह क्या आया? c। तो p इज इक्वल टू क्या बना? m इंटू सी। तो m c की जगह पर क्या लिख दिए? p। देखो यहीं से यदि हम लोग h को क्या कर ले? नियतांक मान ले, h नियतांक। तो जैसे ही नियतांक को हटाएंगे क्या लगेगा? अब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा। जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं नियतांक लगता है, तो नियतांक को हटा दो, प्रोपोर्शनल वापिस से आ जाएगा। तो लैम्डा प्रोपोर्शनल 1 अपॉन पी, ये निकला। अब यदि हम लोग इसको इसमें कन्वर्ट करना चाहें तब कैसे होगा? लैम्डा का लैम्डा हो गया, ये प्रोपोर्शनल साइन हटा तब h नियतांक, फिर 1 अपॉन पी, तो वही निकला h अपॉन पी। समझ में आया ना ये कैसे हुआ? तो यहाँ से क्या पता चला? p क्या है हमारा? संवेग लिख लेंगे। अतः यह फोटोन के साथ साथ द्रव्य कणों के लिए भी सत्य है। द्रव्य कणों के लिए भी सत्य है। समझ में आ गया ना? इसी की जगह पर h अपॉन एम वी भी कर सकते हो। समझ में आया? क्योंकि द्रव्य कण के लिए भी सत्य हुआ, तो v क्या है? चाल। तो यहाँ पर c प्रकाश की चाल है, तो v कण की चाल बन जाएगा। यहाँ पर लिखे थे ना, व्यंजक भी निकाले थे पूरा। ई क्या है? क्वांटम ऊर्जा। हाँ, ऊर्जा ना, डायरेक्ट ऊर्जा लिख सकते। और p संवेग, p क्या है? संवेग। m द्रव्यमान, c प्रकाश की चाल या वेग ना। इसका मान होता है 3 इंटू 10 की पावर 8। याद आया? मीटर प्रति सेकेंड। कक्षकों की आकृतियां। कक्षकों की आकृतियां, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। कक्षकों की आकृतियां, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। कक्षक किसे बोलते हैं? हमारा कोई परमाणु का नाभिक। और यहाँ पर कक्षक आता है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं। कक्षा में ही लगाते हैं ना। ये K L M N, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है उसे कक्षक कहते हैं, और जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना नहीं है उसे नोड कहते हैं। समझ आया? परिभाषा लिख लोगे? लिखो, कक्षक हेडिंग करो। अब कक्षक कहाँ रहता है बताओ तो? नाभिक के चारों ओर। लिखो, नाभिक के चारों ओर का वह स्थान, नाभिक के चारों ओर का वह स्थान हो गया जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक होती है। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक होती है, उसे कक्षक कहते हैं। होती है, उसे कक्षक कहते हैं। हो गया? नोड, इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में शायद नोड ही बोलते हैं, दोनों ही है ना। नोड, नोड की परिभाषा क्या बनेगा? परमाणु में वह स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना शून्य होती है या नहीं होती।
परमाणु में वह स्थान, परमाणु में वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना, जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना शून्य होती है, उसे नोड कहते हैं। हो गया। अब इसका आकार जान लो, कक्षकों का शेप्स लिखे है ना, कक्षकों का आकार। सबसे पहले एस कक्षक, एस एस ऑर्बिटल, ये कैसा पाया जाता है? गोलाकार, वृत्त नहीं ना, गोला। वृत्त और गोला में अंतर है। चूड़ी, जो चूड़ा पहनते हो ना, वो वृत्त के आकार में, और गेंद गोलाकार। पृथ्वी कौन सा है, वृत्त है कि गोल? गोलाकार। ये हो गया हमारा एस कक्षक हुआ। इसी में तो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है क्या? तो इसी को कक्षक बोलते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना हो, तो एस में ही पाया जाए। ये हो गया एस। आप एसपीडीएफ एल निकाले हैं, क्या बनता है एल? एस में 0, पी में 1, डी में 2 और एफ में 3। एस में कितना रहता है? 0। इसका आकार होगा गोलाकार। अब एस ऑर्बिटल का क्या हुआ? गोलाकार। दूसरा पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल में 3 पी कक्षक रहता है। पी में 1 रहता है ना सर, एल का मान 1। अब यहाँ पर 3D इमेज बनता है। 3D इमेज जानते हो? बताया था, एक बार बताया था। जैसे ये पूरा कमरा है, यदि ऐसे कॉपी में बनाना चाहो तो सिर्फ इस प्रकार से बनता है, लेकिन 3D में देखे तो पूरा रूम ही दिखता है। तो ग्राफ में समझाओ इसको। ये -1 रहता है, ये 0 और ये वाला प्लस रहता है। ये मैग्नेटिक के आधार पर है ना। तो ये हो गया हमारा पी एक्स, ये वाला पी वाई और ये पी जेड। देखो 3 कक्षक है, पी ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल रहता है ना, मतलब अंदर में। तो 1 2 3 एक्स वाई जेड किसका है? पी का, इसलिए पी एक्स पी वाई और एक्स वाई जेड। अक्ष तो जानते हो, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। तो यहाँ पर किसी को भी ले लेना ना, जरूरी नहीं है कि इसको मान लेते हैं एक्स, ये वाई और ये जेड। तो जरूरी नहीं है कि इसी को एक्स वाई जेड माने, किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन रहेगा तो 3 ही, एक्स वाई और। हो गया। और इसका आकार, इसका आकार डमरू आकार, डमरू आकार। इसी को इंग्लिश में डम्बलाकार बोलते हैं, डम्बल शेप। ऐसे बना कर नहीं, इसको कैसे दर्शाते हैं? ये x के लिए, ये y और ये z के, किसी में भी ले सकते हो ना, जरूरी नहीं है कि इसको x लिए तो x ही लेना है, इसको y भी मान सकते हैं। ये हो गया। ये क्या है हमारा? px, x वाला, तो px। अब y माने हैं किसको? ये बीच वाला, तो ये क्या है हमारा? p। अब z, तो ये क्या है? p। समझ में आया अक्ष पर कैसे? एस और पी का समझ में आया ना। एस का गोलाकार, पी का डमलाकार और डी का डबल डमलाकार। तीसरा डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, ये डबल डमरू आकार, डबल डमरू आकार।
अब देखो डमरू आकार का तो ये इस प्रकार से बस बनाए हैं क्या, तो अब डबल के लिए ऊपर नीचे ये हो गया पहले के लिए, दूसरे। ये एक दूसरे को रिपल्शन करते हैं ना, मतलब प्रतिकर्षण। यहाँ पर यदि पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर, माइनस यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ माइनस होगा। यदि प्लस प्लस कर दिए तब प्लस प्लस में कितना प्रतिकर्षण, आकर्षण होगा इसका। देखो ये दोनों यहाँ पर प्लस है, यहाँ प्लस है, तो क्या करेंगे एक दूसरे को प्रतिकर्षण, तो इसलिए इनके बीच फैलाव रहता है। और ये दोनों प्लस और माइनस है इसलिए अट्रैक्शन रहेगा, तो ये जुड़ा रहता है। लेकिन यदि इनके बीच भी माइनस आ गया तो ऐसे चिपक जाएगा, लेकिन यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस, इसलिए ऐसे प्रतिकर्षण। यहाँ पर भी माइनस और माइनस है तो ऐसे प्रतिकर्षण रहेगा। हो गया। अब एफ ऑर्बिटल, एफ कॉम्प्लिकेटेड डबल डबल, याद है? डबल डबल बोल दिया ना, कॉम्प्लिकेटेड डबल डबल, मतलब ये डबल आ जाएगा, 4 है तो क्या बन जाएगा, हो गया। सबसे पहले एस कक्षा, एस ऑर्बिटल के लिए गोलाकार हो गया। दूसरा पी ऑर्बिटल के लिए ये पी एक्स पी वाई पी जेड, तो डमरू आकार, यही बनता है ना। अब यदि इसको अक्ष पर दर्शाएं तो ये एक्स वाई जेड बनेगा, एक्स वाई जेड। अब इसको पूरा अक्ष पर ऐसे ही दर्शाते हैं, एक ये दो ये वाला, ये हमारा है एक्स वाला, इसको मान लो जेड, जेड नहीं इसको वाई, और कौन सा बचा, ये क्या है जेड। हो गया, तीनों पता चल गया। वैसे ही सेम डी में भी हो, जैसे पी एक्स पी वाई पी जेड लिए हैं, इस पर 3 ही ऑर्बिटल है, तो अब डी तीसरा डी ऑर्बिटल, इसका बना तो लिए लेकिन इस प्रकार से नहीं बनाया। 1 2 3 4 5 हो गया। सेम वैसे ही बनेगा पी एक्स पी वाई और पी जेड, बट यहाँ थोड़ा सा बस अंतर है, ये होगा डी एक्स वाई डी वाई जेड, डी वाई जेड। अब क्या बचा, डी एक्स जेड, या आप डी एक्स स्क्वायर वाई का स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, लास्ट का डी जेड स्क्वायर, हो गया ना। अब इसके लिए इस प्रकार से सिंपल डबल डम्बलाकार ऐसे बनाते हैं, यहाँ पर प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस होगा। अब इसी के लिए पूरा ये दर्शाना पड़ेगा अक्ष पर, अक्ष पर कैसे दर्शाना, इसको मिटा दूं। पांच कक्षक के लिए 5 बना दिए। पहला क्या है, डी एक्स वाई, फिर डी वाई जेड, उसके बाद डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर एक्स और वाई कक्षा बनानी है, मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष, तो ये हो गया मान लो एक्स अक्ष और ये वाला वाई, तो इसको क्या माने x और ये y। देखो x और y पर ही बना है। अब dy z इसे में बना देते हैं, हो गया। तो dy z, अब इसको क्या क्या मानना पड़ेगा, y और z, ये हो गया y और ये z। उसके बाद डी एक्स z, ये क्या हो गया हमारा x और ये वाला z। अब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, इसका भी सेम बनाओ, भाई z बस है ना,
ये हो गया Z बस, ये क्या है हमारा Z। अब यहाँ पर इस तरीके से दर्शाओ BZ इसका बन वही नोट है। अब पहला है रेड्यूल नोट, रेड्यूल नोट, रेड्यूल नोट, इसके लिए फॉर्मूला है ना NR, रेड्यूल नोट N माइनस L माइनस 1, समझो N माइनस L माइनस 1 निकालते हैं नोट जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या हो, कम हो। तो सबसे पहले 1s में निकाल कर देखते हैं, 1s। अब n और l का मान निकलेगा क्वांटम नंबर, n इज इक्वल टू बताओ 1, l 0, s में 0 आता है, क्वांटम नंबर में निकालेंगे। अब मान रखते हैं n r, n माइनस l माइनस 1, पूरा मान रख दो, 1 माइनस 0 माइनस 1 क्या बना 0। तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना तो 0, लेकिन यहाँ पर पूरा इलेक्ट्रॉन क्या है, मौजूद है। नोट 0 आ गया, 0 आ गया मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, मौजूद है, क्योंकि नोट मतलब होता ही यही है जहां पर इलेक्ट्रॉन ना पाया जाए। तो ना पाया जाए मतलब ना पाया जाने वाला 0 है, मतलब इलेक्ट्रॉन मौजूद है। हो गया, ये तो हुआ 1s पर। अब निकालते हैं 2s। 2s के लिए n इक्वल टू बताओ 2 और l 0 बनेगा। फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, n r रेड्यूल नोट n माइनस l माइनस 1, मान रख दो 2 माइनस 1 नहीं 0 माइनस 1 क्या मिलेगा 1 आया। तो एक स्थान अब क्या है, खाली, एक स्थान खाली जहां पर नोड है, मतलब इलेक्ट्रॉन के नहीं पाए जाने की संभावना क्या है, 1 है। नोड मतलब जहां इलेक्ट्रॉन ना पाया जाए, तो ना पाया जाए वैसा स्थान कितना है, 1 स्थान। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा वैसा स्थान 1 रहेगा। ये बन गया परमाणु, यहाँ पर हो गया ये प्लस। देखो एक स्थान तो है क्या जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया गया है, और बाकी पूरे में भरा रहेगा। 4 कक्षक होते हैं K एलिमेंट, तो पूरे में क्या रहेगा, भरा रहेगा, और एक स्थान बस में खाली। ये हो गया। पहला स्थान क्या है, यहाँ पर नोड मिला, तो स्थान क्या है, खाली है। तो नोड कितना मिला, नोड 1 आया। और पूरे में अब इधर क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन खाली रहेगा कि नहीं रहेगा, भरे रहेगा। इधर इधर पूरा भरे रहेगा। समझ में आया ना, जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना न हो वो कहलाता है नोड। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन न पाए जाने की संभावना 1 ही है, तो यहाँ इस स्थान बस में इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, बाकी पूरे जगह में पाया जाएगा। क्लियर हुआ। और बताऊं, 3s पर निकालते हैं। 3s के लिए n बताओ 3, l 0 होगा। नोट कितना निकलेगा, डायरेक्ट मान रखूं अब, 3 माइनस 0 माइनस 1 कितना आया, 2। तो 2 स्थान क्या है, खाली, 2 स्थान खाली। तो ऐसा स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन ना पाया जाए, कितना स्थान मिला, 2 स्थान। क्या निकाले हैं, NR रेड्यूल नोड, मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन ना पाया जाए, पूरा स्थान खाली रहे, तो वैसा स्थान कितना मिला, 2। ये पूरा क्या रहेगा, ऊपर वाला भरा है, ये एक स्थान और ये दूसरा स्थान, इस पर इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो ये पहला है, ये 2s और ये 3s, 3s में इलेक्ट्रॉन। अच्छा तो 3s